नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सीरीज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है संसद, 2 है राष्ट्रपति और 3 है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। यह हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 का संबंध है कि भारत की संसद के बारे में विवरण देना, अनुच्छेद 79 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है एक राष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 52 के तहत बताया गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए है बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 कलकत्ता उच्च न्यायालय और ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो कि भारत की सबसे पुराना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। उसी वर्ष यानी 1862 में ही बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई थी, लेकिन उसमें सबसे पहले जो हुआ था वो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। बॉर्न्स पिकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? बॉर्न्स पिकॉक थे। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां राज्य विधानमंडल का केवल एक सदनीय विधानमंडल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है राज्य परिषद, ऑप्शन 2 है विधान परिषद, ऑप्शन 3 लोकसभा और ऑप्शन 4 है विधानसभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी विधानसभा के रूप में जाना जाता है। जहां सिर्फ एक विधानमंडल होते हैं, एक सदनीय विधानमंडल होता है, उसे विधानसभा के रूप में जाना जाता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विधानसभा निम्न सदन होता है जिसे लोकप्रिय सदन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि स्टेट में होते हैं। ठीक है, स्टेट में निम्न सदन जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो विधानसभा होता है, जबकि केंद्र में निम्न सदन होता है कौन? लोकसभा, जिसे निम्न सभा भी कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। विधान परिषद ऊपरी सदन होता है जिसे उच्च सदन कहते हैं। वहीं केंद्र में राज्यसभा जो हो जाता है वो आपका उच्च सदन हो जाता है। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। जैसे कौन कौन से स्टेट है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बटा था, यानी कि दोनों स्टेट हो गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आ गए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका यानी कर्नाटक, यानी टोटल 6 स्टेट हैं, वहाँ पर विधान परिषद भी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पहले ऑप्शन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज्य स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है यानी 3 है राजस्थान और ऑप्शन 4 है केरल। तो कौन से राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य की स्थापना हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती भी मनाया जाता है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। वर्ष 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज अपनाने वाला दूसरा राज्य था, यानी 1959 में पंचायती राज भी अपनाया था आंध्र प्रदेश, जो कि दूसरा राज्य है, पहला राजस्थान है। 1992 ईस्वी में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वां भाग जोड़ा था। 1973 में 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में
21वां संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा में शामिल किया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया, जो कि 21वां संशोधन था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इजराइल संसद का नाम निम्नलिखित में से क्या है? यानी इजराइल के संसद का नाम क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है नेशनल असेंबली, ऑप्शन 2 है पाइथू हलुटाब, ऑप्शन 3 नेसेट और ऑप्शन 4 है कांग्रेस। तो इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 नेसेट नाम है। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ देश और उसके संसद का नाम क्या है वो देखते हैं। जैसे पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली, नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस, म्यांमार के संसद का नाम है पाइथू हलुटाब, अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा यहाँ लिखना था, सोरा, चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स असेंबली और ईरान के संसद का नाम है मजलिस है ईरान के संसद का नाम। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में संसदीय मामलों में शून्यकाल कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन 2 है 1962, ऑप्शन 3 है 1968 और ऑप्शन 4 है 1960। तो भारतीय संसद मामलों में शून्यकाल कब पेश हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 1962 में हुआ था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1962 ईस्वी में भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे है शून्यकाल का तात्पर्य उस समय से है जो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, उसे शून्यकाल कहते हैं। इस अवधि के दौरान यानी शून्यकाल के दौरान संसद के सदस्य पूर्व सूचना दिए बिना महत्वपूर्ण मामला उठा सकते हैं। यानी शून्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण मामला है उसे पूर्व सूचना के बिना उठा सकते हैं। इसे शून्यकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दोपहर 12 बजे होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये भी भारत से ही हुए हैं, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंतोस पर्वत नहीं है? आपका ऑप्शन 1 है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन 2 है साल्ट श्रृंखला, ऑप्शन 3 है सतपुड़ा श्रृंखला और ऑप्शन 4 है यूराल पर्वत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यूराल पर्वत जो है वो भ्रंतोस पर्वत नहीं है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, भ्रंतोस पर्वत किसे कहते हैं? तो ऐसे पर्वत होते हैं जिनका मध्य का भाग यानी बीच का जो भाग रहता है वो नीचे की ओर झुका होता है और दोनों तरफ उसके हिस्से जो हैं वो ऊपर उठे होते हैं। यानी कि इस टाइप बोलें तो बीच का भाग जो है नीचे रहता है और दोनों साइड उठा हुआ रहता है। मध्य भाग को दरार कहते हैं या घाटी भी कहते हैं, दरार घाटी के रूप में जाना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो कहाँ है? जर्मनी में। साल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। विंध्य और सतपुड़ा भारत में है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत की। ये सभी यानी ब्लॉक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, विंध्य और सतपुड़ा सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। आगे पॉइंट है यूराल परतदार पर्वत है। यूराल जो पर्वत है वो कैसा है? तो परतदार पर्वत का उदाहरण है। परतदार पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण चट्टानों में सिलवटें आने के कारण होता है, जैसा कि यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत कैसा आता है? तो परतदार पर्वत में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है? आपके ऑप्शन 1 है अंतर्जात बल, ऑप्शन 2 है बहिर्जात बल, ऑप्शन 3 है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन 4 है चुंबकीय बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 अंतर्जात बल। अंतर्जात बल से ही पर्वत का निर्माण पृथ्वी पर हुआ है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्जात बल किसे कहते हैं, इसका क्या प्रमुख है वो देखते हैं। इसमें क्या क्या प्रमुख हैं। अंतर्जात बल ये आंतरिक बल हैं जो पृथ्वी की सतह के भीतर उत्पन्न होते हैं, अंतर्जात बल कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण अंतर्जात बलों का एक परिणाम है। जो पर्वत का निर्माण होता है वो अंतर्जात बलों से होता है। बहिर्जात क्या है? बहिर्जात बल क्या है? तो ये बाहरी बल हैं,
जो पृथ्वी की सतह पर या उससे ऊपर होते हैं उसे बहिर्जात बल कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर होता है उसे अंतर्जात बल, और जो बाहर होता है उसे बहिर्जात बल कहते हैं। आगे पॉइंट है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण मुख्य रूप से बहिर्जात की प्रक्रियाएं हैं। जो अपर्दन होता है या निक्षेपण होता है वो बहिर्जात प्रक्रियाएं हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक बल है जो किसी भी दो वस्तुओं को द्रव्यमान के साथ आकर्षित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एक गेंद जिसके कारण आप हवा में फेंकते हैं ऊपर और फिर वो नीचे आती है, तो क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो आता है। चुंबकीय बल क्या होते हैं, तो दो चलित आवेशों के बीच का एक आकर्षण बल होता है। जैसे कि एक मोटर या ट्रेन का ट्रैक होता है, वो सभी चुंबकीय बल का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ऑप्शन एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है पर्वतीय वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और चौथा है मैंग्रोव वन। तो मानसूनी वन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का मानसून वन भी कहा जाता है क्योंकि इन वनों के जो वृक्ष होते हैं शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं और जो मानसून के दौरान फिर से उगाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ऐसे जंगलों में पेड़ों की पत्तियां जहां बहुत चौड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। जैसे महोगनी का पेड़, रेडवुड और ताड़, ये सभी किस में आते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। पर्वतीय वन, इस प्रकार के वनों में वनस्पति ऊंचाई के अनुसार बदलती जाती है। जो वनस्पति है उसका वो ऊंचाई के अनुसार वो बदलती जाती है। जैसे जैसे पर्वत के ऊपर चढ़ते जाते हैं उसका जो आकार है या पत्ते की साइज है वो बदलते जाते हैं, इसीलिए उसे पर्वतीय वन कहते हैं। मैंग्रोव वन, ये नदियाँ के मुहाने के किनारे बनते हैं। मैंग्रोव वन जैसे डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में उस मैंग्रोव वन सुंदरबन है ना, वो क्या है, मैंग्रोव वन में आते हैं। तो नदियों के मुहाने पर बनते हैं, इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। यानी मैंग्रोव वन का दूसरा नाम क्या है, ज्वारीय वन भी है। सुंदरबन के मैंग्रोव वन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन हैं। यानी सुंदरबन में जो मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में, वो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है जो कि भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन 1 है विक्टोरिया झील, ऑप्शन 2 एरी झील, ऑप्शन 3 सुपीरियर झील और ऑप्शन 4 है ओंटारियो झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है वो ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया में सबसे बड़ी ताज़ा पानी झील सुपीरियर झील सतह क्षेत्र पर है जो कि पृथ्वी पर स्थित है। वह संयुक्त राज्य यानी यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। एरी झील या उत्तरी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी झील है। उत्तरी अमेरिका जो महादेश है उसकी सबसे चौथी सबसे बड़ी झील कौन है, तो एरी झील है। ओंटारियो झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी कि सभी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील यह अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन, विक्टोरिया झील। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। विश्व की दूसरे सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन है, तो विक्टोरिया झील है। पहला में सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 है कुशीनगर, ऑप्शन 2 लुम्बिनी, ऑप्शन 3 बोधगया और ऑप्शन 4 है सारनाथ। तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 बोधगया में स्थित है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह बोधगया में एक प्राचीन पुनः निर्मित बौद्ध मंदिर है। यानी जो महाबोधि मंदिर है, कौन सी मंदिर है, तो बौद्ध मंदिर है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2002 में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया, यानी 2002 में इसे यूनेस्को ने शामिल कर लिया था। कुछ स्थान है जो बुद्ध से संबंधित है, वो देखते हैं। बोधगया जो कि बिहार में है, बिहार के गया के अंदर में बोधगया है। कुशीनगर जो स्थान है वो गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित है, तो मृत्यु स्थान, जैसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म स्थल है लुम्बिनी। बोधगया
प्रबोधन, जहाँ की ज्ञानोदय हुआ था, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में गौतम बुद्ध को। सारनाथ किस प्रकार से संबंधित है, तो 5 ब्राह्मण यानी कि पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन जिसे बोलते हैं, बौद्ध धर्म में बोल देते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद। तो ये था गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ स्थान जो कि उनसे संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे है, गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 मोहम्मद गजनी, ऑप्शन 3 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन 4 रजिया सुल्तान। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। इस राजवंश को गुलाम वंश के रूप में जाना जाता है क्योंकि 3 शासक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन सत्ता में आने से पहले सभी के सभी क्या थे, गुलाम थे, इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मलिक कफूर डैश यानी किसका जनरल था। मलिक कफूर किसका जनरल था। ऑप्शन 1 है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3 है बिंबिसार और ऑप्शन 4 है अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक कफूर किसका जनरल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक शासन किया था। खिलजी वंश के संस्थापक थे और 6 वर्ष तक उसने शासन किया था। मलिक काफूर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था। कौन, मलिक काफूर था जो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था। मलिक काफूर ने मंगोल आक्रमणकारी चगताई खान को हराया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के रूप में जाना जाता है। 1000 दिनारी के रूप में किसे जानते हैं, तो मलिक काफूर को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो गुरसस्प था। गुरसस्प अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित लोगों में से किसे डाटागंज बख्श के नाम से जाना जाता है। डाटागंज बख्श के नाम से किसे जानते हैं। तो ऑप्शन 1 है अल हुजवारी, ऑप्शन 2 अबुल फजल, ऑप्शन 3 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी है बाबा फरीद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 अल हुजवारी को डाटागंज बख्श के नाम से जानते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल हुजवारी को लोकप्रिय रूप से डाटागंज बख्श यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अनलिमिटेड ट्रेजर के रूप में जाना जाता था। दूसरा पॉइंट है, अशोधन के शेख फरुद्दीन को बाबा फरीद कहा जाता था, यानी शेख फरुद्दीन को बाबा फरीद कहते थे। बाबा फरीद का आधुनिक हरियाणा और पंजाब में चिश्ती सिलसिलाह को लोकप्रिय बनाया था। चिश्ती सिलसिलाह को लोकप्रिय बनाया था कौन, बाबा फरीद ने आधुनिक हरियाणा और पंजाब में। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। काफ़ी खतरनाक नाम है। अबुल फजल अकबर के शाही दरबारी के 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे, अबुल फजल थे। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। ऑप्शन 1 है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन 2 गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 3 गुरु नानक, ऑप्शन 4 है गुरु अर्जुन देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यानी कि नींव रखी थी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुरु नानक के बारे में देखते हैं। गुरु नानक जी वो बस सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कौन, गुरु नानक को जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण जो कि गुरु अर्जुन देव नहीं करवाए थे, वह मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा मारे गए थे। यानी गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके द्वारा किया गया था, तो जहांगीर के द्वारा
गुरु तेग बहादुर के बारे में देखते हैं। गुरु तेग बहादुर वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे। कौन? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर का सर कलम कराया था, यानी कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु जो हुआ था औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, और गुरु अर्जुन देव की जो मृत्यु हुआ था वो जहांगीर द्वारा मारे गए थे। गुरु गोविंद सिंह वह 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शन ए है अग्नाशय रस साथ में लार, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में सेलम, ऑप्शन 3 है पीत रस के साथ में अग्नाशय रस, ऑप्शन 4 है लार के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पीत रस के साथ में अग्नाशय रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीत रस जो है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पीत रस किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, यानी कि यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। पीत रस भोजन को क्षारीय बनाने में और वसा को अणुओं में तोड़ने में सहायता करता है। कौन करता है? पीत रस करता है। जो भोजन है उसको क्षार में बदलता है और वसा है उसको अणु में तोड़ता है। अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचक का एंजाइम है। वसा का पाचक है उसका एंजाइम है कौन? लाइपेज। टाइलिन लार पाचक के एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पचाने में सहायक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य में मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? यानी कि मुख से किसका पाचन शुरू होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन 2 है वसा, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के मुंह से, यानी मुख गुहा जो है वहाँ से किसका पाचन शुरू होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है मुख गुहा से पाचन। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुख्य भोजन को मुख गुहा की ओर ले जाता है। मुख जो है भोजन को मुख गुहा की ओर ले जाता है। आगे पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू होता है। मुंह से भोजन ग्रास नली नामक भोजन नली के माध्यम से पेट में पहुंचता है। अमाशय में वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय और ग्रहणी में होता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचक एंजाइम है, यानी कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन है? तो पेप्सिन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन 2 मैसूर, ऑप्शन 3 चेन्नई, ऑप्शन 4 है पणजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई में स्थित है गणितीय विज्ञान संस्थान। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में स्थित है, जो कि भारत के एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में अल्लादी रामकृष्णन ने की थी। किसका? गणितीय विज्ञान संस्थान की स्थापना अल्लादी रामकृष्णन के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चालू होने की उम्मीद है? ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 कोलकाता और ऑप्शन 4 है हैदराबाद। तो पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर कहाँ शुरू होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर 2024 में दिल्ली में चालू होने की उम्मीद है। मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर भारत का पहला और एकमात्र रिंग मेट्रो कॉरिडोर होगा। मजलिस पार्क और मौजपुर कॉरिडोर। इस रिंग मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई जो होगा टोटल 71.15 किलोमीटर होंगे। इसमें कुल 8 स्टेशन होंगे। इस रिंग मेट्रो कॉरिडोर से फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ के यात्रियों के लिए आसान होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? यानी दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 सिक्किम और ऑप्शन 4 है उत्तराखंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना
के स्थापित किया जा रहा है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिबांग जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसे अरुणाचल प्रदेश के निचले दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा 319 बिलियन रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है। तो किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी मुख्य रूप से सोचने वाला भाग है मानव मस्तिष्क का, वो कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन 1 है पश्च मस्तिष्क, यानी कि पिछला मस्तिष्क का पिछला भाग, प्रा मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे वो है आपका प्रा मस्तिष्क। प्रा मस्तिष्क यानी ऑप्शन नंबर 2, जो कि मानव मस्तिष्क में मुख्य सोचने वाला भाग है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मानव मस्तिष्क में मुख्य सोचने वाला जो हिस्सा है उसे प्रा मस्तिष्क कहते हैं। प्रा मस्तिष्क का सबसे बड़ा और बाहरी भाग है। सबसे बड़ा बाहरी भाग है कौन है? प्रा मस्तिष्क है। यहाँ पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने, भावनाओं और चलने जैसे नियोजित मांसपेशी गतिविधियों को नियंत्रित करता है कौन? प्रा मस्तिष्क के द्वारा। ये संबंध जितनी भी मांसपेशियाँ हैं इसमें कौन नियोजित करता है? तो प्रा मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन 1 है 1952, ऑप्शन 2 1975, ऑप्शन 3 1992 और ऑप्शन 4 है 1998। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 1992 ईस्वी यानी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम का विषय क्या था? तो सशक्त नारी सशक्त भारत, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की कहानियों को स्वीकार करना है, जश्न मनाना है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी छाप छोड़ने का सफ़र तय किया। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW की स्थापना जनवरी 1992 ईस्वी में, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य ने सड़क सुरक्षा बल स्थापित करने की योजना बनाई है? कौन से राज्य ने सड़क सुरक्षा बल स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पंजाब के द्वारा स्थापित करने की यानी सड़क सुरक्षा बल स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है पंजाब सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पंजाब सरकार सड़क सुरक्षा बल नामक एक विशेष बल स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात प्रवाह में सुधार लाना। इस बल में लगभग 1300 कर्मी शामिल होंगे जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर तैनात होंगे। वाहन की गति पर नज़र रखना, बॉडी कैमरे और इंटरसेप्टर से लैस होंगे और वे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे। तो एक अच्छा कदम है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 26 अगस्त, ऑप्शन 2 27 अगस्त, ऑप्शन 3 है 28 अगस्त और ऑप्शन 4 है 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था 1905 ईस्वी में। 29 अगस्त को 2012 में देश का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया था, यानी 2012 से मनाया जाता है। 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है और 23 दिसंबर
किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे मनाया जाता है, जो कि भारत में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर विकसित किया है? मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर, इसके ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 रूस और ऑप्शन 4 है इजराइल। तो किस देश के द्वारा विकास किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका के द्वारा मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर विकसित किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर MIT के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नवीन तकनीक है। यह छोटा उपकरण है, एक ही दिन में सैकड़ों वैक्सीन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर। इसमें दूर दराज के क्षेत्रों में उन व्यक्तियों को महत्वपूर्ण टीके उपलब्ध कराने की क्षमता है जिनके पास पारंपरिक टीका भंडारण और परिवहन के लिए आवश्यक संसाधन की कमी होते हैं, वहां तक मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर पहुंचाया जा सकता है इसके द्वारा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो आज की क्लास में 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो यहीं आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।